नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपा मंगलानी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में। और हमारा आज का टॉपिक है अरस्तू की सामाजिक व्यवस्था। तो जैसे कि हम जानते हैं कि अरस्तू की सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत उसकी दास प्रथा, संपत्ति और परिवार के संबंध में उसकी विचारधाराओं का अध्ययन शामिल है। तो आज जो पहला टॉपिक है वो हम दास प्रथा को रखते हैं। तो दास प्रथा के तहत दास प्रथा की परिभाषा और औचित्य का विवेचन करते हुए अरस्तू ने ये बताया है कि राज्य और सामाजिक व्यवस्था के प्रश्न पर अरस्तू ये कहते हैं कि दास प्रथा सामाजिक जीवन का एक आवश्यक अंग है। जैसा कि अरस्तू के काल में यूनानी जगत और होमर के समय में दास प्रथा एक आवश्यक अंग थी, उसी को देखते हुए अरस्तू से आवश्यक मानता है। वो कहता है कि खेती बाड़ी, आर्थिक उत्पादन के कार्य तथा शारीरिक परिश्रम के घरेलू कार्य दासों के द्वारा ही किए जाते हैं। इसीलिए अरस्तू ने जो है ये कहा है कि जो परिवार की व्यवस्था के लिए सजीव और निर्जीव दो प्रकार के साधनों की आवश्यकता होती है। संपत्ति एक निर्जीव साधन है और दास एक सजीव साधन है। अरस्तू के द्वारा दास प्रथा के समर्थन में कुछ तर्क दिए हैं, उसका औचित्य बताया गया है। तो कौन कौन से तर्क हैं? पहला, वो दासता को प्राकृतिक मानता है। अरस्तू कहता है कि मानव मात्र की प्राकृतिक असमानता के आधार पर दासता का समर्थन वो करता है। वो कहता है कि बुद्धि, योग्यता और गुण की दृष्टि से जो व्यक्ति संपन्न हो वो प्रकृति से ही असमान होते हैं। वो कहता है प्रकृति के द्वारा विभिन्न व्यक्तियों को अलग अलग गुण दिए गए हैं। उनका ये मानना है कि सभी व्यक्ति शारीरिक और मानसिक दृष्टि से समान नहीं है। एक और बहुत अधिक बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं जो बुद्धिमान के आधार पर शासन करने और निर्देश देने की योग्यता रखते हैं, और दूसरी ओर ऐसे बुद्धिहीन व्यक्ति होते हैं जो केवल आज्ञा पालन की ही क्षमता रखते हैं। इसीलिए प्रथम श्रेणी के व्यक्ति स्वामी और दूसरी श्रेणी के व्यक्ति सेवक या दास होते हैं। उनका कहना है कि प्रथम वर्ग मानसिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है और द्वितीय वर्ग शारीरिक शक्ति का। तो पारिवारिक कार्यों के लिए दोनों ही वर्गों का सम्मिलन आवश्यक है, इसलिए दासता प्रकृति के अनुकूल है। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि स्वामी वर्ग के व्यक्तियों और संपूर्ण समाज के लिए लाभप्रद है। अरस्तु का यह मानना है कि दास प्रथा इसलिए न्यायोचित है क्योंकि वह स्वामी वर्ग के व्यक्तियों और संपूर्ण समाज का उत्थान करते हैं। वो कहते हैं कि समाज का कल्याण इसी बात में है कि विवेक और शक्ति संपन्न व्यक्ति अपने भौतिक और नैतिक गुणों का विकास करे, और गुणों का यह विकास तब भी संभव होगा जबकि इस वर्ग के व्यक्तियों को पर्याप्त अवकाश या लेजर प्राप्त हो। यह अवकाश उन्हें तभी प्राप्त होगा, लेजर उन्हें तभी प्राप्त होगा जबकि दास वर्ग इस उच्च वर्ग की घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करे और श्रम करे। इस प्रकार दास प्रथा के बिना बुद्धिमान व्यक्ति अपने उच्चतम गुणों का विकास नहीं कर सकेगा और इससे समाज की हानि होगी। एक स्थान पर अरस्तु ये कहता है कि जिस प्रकार वीणा आदि वाद्य यंत्रों की सहायता के बिना उत्तम संगीत उत्पन्न नहीं हो सकता, उसी प्रकार दासों के बिना स्वामी के उत्तम जीवन का बौद्धिक तथा नैतिक गुणों का विकास संभव नहीं हो सकता। और वो दासता को नैतिक भी मानता है। अरस्तु के अनुसार दास प्रथा न केवल प्राकृतिक वरन इस दृष्टि से नैतिक भी है कि वह स्वयं दासों के जीवन के विकास के लिए भी आवश्यक है। दास विवेक शून्य प्राणी होता है, उसका ये मानना है, और बुद्धिमान व्यक्तियों के वो अगर निरंतर संपर्क में रहेगा, उसकी सेवा करता रहेगा, तो विवेक और गुण का आवश्यक अंश उसे भी प्राप्त हो जाता है। तो वो कहता है कि इसलिए जो है दास जरूरी है, और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का भी वो स्थायित्व अंग बताता है दास को। अरस्तु कहता है कि दासता इसीलिए भी आवश्यक है क्योंकि ये पूरे यूनानी जगत में प्रचलित थी और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का एक स्थायित्व और एक अंग बन गई थी। यूनानी नगर राज्यों में दासों का एक बहुत बड़ा वर्ग था और सारी अर्थव्यवस्था इसी पर टिकी थी। उसका ये कहना था कि अगर दास नहीं होंगे तो ये राज्य की आर्थिक हानि होगी। तो दासता उसके अनुसार न केवल आवश्यक बल्कि अनिवार्य भी थी। लेकिन अरस्तु ने दास प्रथा का समर्थन के लिए कुछ शर्तें लागू की हैं। वो कहता है दासता के साथ ये शर्तों का पालन आवश्यक है। तो ये शर्तें कौन कौन सी हैं? तो अरस्तु ये कहता है कि दास प्रथा दो प्रकार की होती है, एक प्राकृतिक और दूसरी कानूनी। और उसका ये मानना है कि प्राकृतिक दास वे होते हैं जिनका केवल शारीरिक विकास हुआ था और मानसिक दृष्टि से बुद्धिहीन थे, जबकि कानूनी दास वे होते हैं जिन्हें युद्ध में पराजित किया जाता था।
अरस्तु कानूनी दासों को दास नहीं कहता, क्योंकि युद्ध सदैव न्यायसंगत नहीं होते और विजय अनैतिक भी हो सकती है। अतः अरस्तु का विचार था कि अगर युद्ध बंदियों को दास तभी बनाया जाना चाहिए जबकि वे विजेताओं की अपेक्षा ज्यादा बुद्धि वाले हों। दूसरी बात, अरस्तु के अनुसार दासों का अच्छी तरह से पालन पोषण करना दासों और स्वामियों दोनों के लिए हितकर होगा। दासों के प्रति स्वामी वर्ग के व्यक्तियों का व्यवहार हमेशा सहृदयतापूर्ण होना चाहिए, ऐसा अरस्तु कहता है। अरस्तु दासों को मुक्ति के अवसर और आशा भी प्रदान करता है। उसका कथन है कि यूनान के निवासी जो हैं वो सर्वाधिक बुद्धिमान होते हैं, अतः कभी दास हो ही नहीं सकते। अरस्तु का यह भी कथन है कि दासता जन्म मूलक नहीं होती, वो तो गुणों पर आधारित होती है। दूसरे शब्दों में यह आवश्यक नहीं है कि दास का बेटा दास ही हो। यदि उसमें विवेक शक्ति है तो वो दास नहीं बनेगा। दास प्रथा को गुणमूलक मानकर उसने उसकी उग्रता और कठोरता को कम कर दिया, लेकिन साथ ही वो ये भी मानता है कि गुणों के आधार पर दास और अदास में भेद करना बहुत कठिन है। तो इस प्रकार अरस्तु दासता को शर्तों के साथ रखता है। वो कुछ शर्तें बताता है और कहते हैं कि दास प्रथा का इन शर्तों के साथ ही पालन होना चाहिए। अरस्तु के इस दास प्रथा के जो सिद्धांत है इसकी बहुत आलोचना भी की गई है और ये कहा गया है कि अरस्तु की दास प्रथा जो है बहुत त्रुटिपूर्ण थी। तो उसकी आलोचना के आधार क्या है? पहली बात तो मानव समूह का विभाजन ही असंभव है। अरस्तु जो कहता है कि एक दास होंगे और स्वामी होंगे, वो औचित्यपूर्ण नहीं है। मानव समूह को हम गुण और योग्यता से युक्त उच्च वर्ग और बुद्धिहीन तथा निम्न वर्ग में विभक्त नहीं कर सकते। तो वो ये जो उपवर्ग हैं उसका कैटेगराइजेशन करना संभव नहीं। दूसरी बात, उसका विभाजन का सर्वमान्य मापदंड ही नहीं है। यदि एक क्षण के लिए मान भी लें हम कि मानव समूह को इस प्रकार के दो वर्गों में विभाजित कर दिया जाता है, तो भी ये कठिनाई आती है कि एक विशेष व्यक्ति को इन दोनों वर्ग स्वामी और दास में हम कैसे रखें। अरस्तु का ये विचार नितांत अव्यावहारिक है कि प्रकृति स्वस्थ और पुष्ट शरीर दासों को देती है और दुर्बल शरीर किंतु विवेक युक्त मन स्वामी को देती है। अरस्तु के इस कथन से ऐसे लगता है जैसे प्रकृति के पास कोई ईंट हो, चिमनी हो, जिसमें से वह स्वामी और दास वर्ग को अलग अलग सांचे में ढांचे में ढालकर निकालती हो। तो यह हास्यास्पद है। और मैक्लेगन जैसे विचारक ने तो कहा है कि अरस्तु ने श्रम को ही दंडित कर दिया। एक और आलोचना भी की जाती है कि अव्यवस्था और उपद्रव को बढ़ावा देगी। अरस्तु समाज को स्वामी और दास इस प्रकार के दो वर्गों में विभक्त करता है। समाज को इस प्रकार के दो वर्गों में विभक्त करने का परिणाम क्या होगा? अव्यवस्था होगी, झगड़े होंगे, आपस में असंतोष होगा। प्रोफेसर रास ने इसी संबंध में कहा है कि अरस्तु ने जो स्तुत्य नहीं है वह है उसका मानव जाति को कुल्हाड़ी से दो भागों में काट डालना। फिर से सुनते हैं। रास ये कहते हैं कि अरस्तु में जो स्तुति लायक नहीं है, जो प्रशंसा लायक नहीं है, वो क्या है? उसका मानव जाति को कुल्हाड़ी से दो वर्गों में काट डालना, मतलब दो वर्गों में विभक्त करना, एक स्वामी और दूसरा दास। अरस्तु के दास सिद्धांत की इसलिए भी आलोचना की जाती है कि वह स्वतंत्रता और समानताओं की धारणा के विरुद्ध है। अरस्तु द्वारा किया गया दास प्रथा का समर्थन स्वतंत्रता और समानता की वर्तमान धारणाओं के नितांत विरुद्ध है। यह विचार मानव समाज की एकता की धारणा के प्रतिकूल है। और क्या आलोचना है? इसके अलावा अरस्तु का सिद्धांत विरोधाभासों से पूर्ण है और जातिगत अहंकार से पूर्ण है। प्रोफेसर थियोडर ने कहा है कि दासता के बचाव के नाम पर वह जातिगत अहंकार की पुष्टि करता है कि यूनानी कभी दास हो ही नहीं सकते, क्योंकि उसका ये कहना युक्ति संगत नहीं होगा। वो कहता है कि युद्धबंदी बर्बर हो तो उन्हें दास बनाना उचित है, किंतु अगर यूनानी हो तो उन्हें दास बनाना उचित नहीं है। अरस्तु ने दास प्रथा के संबंधी विचारों में बहुत विरोधाभासी बातें भी कही हैं। अरस्तु का यह कथन बहुत मुश्किल है कि दास शारीरिक दृष्टि से तो विकसित होते हैं, लेकिन बौद्धिक दृष्टि से विवेक शून्य होते हैं, और स्वामी के साथ रहेंगे तो उसमें विवेक आ जाएगा। तो ये बात समझ में आने वाली नहीं है। जो प्रकृति से विवेक शून्य है वो अचानक स्वामी के साथ रहकर सहज रूप से कैसे विवेकवान बन सकता है? तो इस प्रकार अरस्तु का ये जो सिद्धांत है वो बहुत
बहुत कठिन है और जटिल भी है। आज की प्रजातांत्रिक देशों में तो दास प्रथा संबंधी विचार नितांत हास्यास्पद ही लगते हैं, क्योंकि अरस्तु जैसे इतने बड़े विद्वान ने दास प्रथा का जो समर्थन किया वो समझ में आने वाली बात नहीं है। इस संबंध में एबस्टीन ये लिखता है कि अरस्तु की दासता संबंधी स्वीकृति यह सिद्ध करती है कि किस प्रकार बुद्धिमान और महान दार्शनिक अपने समय की संस्थाओं का और उन पक्षपातों का बंदी होता है जो उन संस्थाओं को तर्क द्वारा औचित्यपूर्ण बताती हैं। तो यह एबस्टीन का कथन है। तो आप जो है इसके दासता संबंधी सिद्धांत को पढ़ें, इसमें अक्सर क्वेश्चन आता है और बहुत महत्वपूर्ण भाग है। और अरस्तु के दासता सिद्धांत का अर्थ क्या है, उसका औचित्य क्या है, परिभाषा क्या है, औचित्य क्या है, और दास प्रथा के समर्थन के लिए उसने कौन कौन सी शर्तें बताई, प्राकृतिक दास कौन से थे, कानूनी दास कौन से थे, कौन से दास वैध थे, दासों का अच्छी तरह से पालन पोषण करने से क्या होगा, और ये किस प्रकार से दासों को मुक्ति और प्रगति का अवसर देता है, और दास प्रथा की आलोचना है कि वो मानव समूह का विभाजन असंभव है, उसके विभाजन का सर्वमान्य मापदंड नहीं है, अव्यवस्था और उपद्रव का कारण हो जाएगा, स्वतंत्रता और समानता की धारणाओं के विरुद्ध हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अरस्तु का दासता सिद्धांत वो दरअसल अपनी परिस्थितियों के अनुसार दासता के सिद्धांत को रखता था, क्योंकि उस समय जो है अरस्तु के समय खेतीबाड़ी, आर्थिक उत्पादन के काम के लिए, शारीरिक परिश्रम और घरेलू कार्यों के लिए दासों के द्वारा किए जाते थे। लेकिन उसका दासता का सिद्धांत सामाजिक समानता के सिद्धांत का विरोधी है, इसलिए उसका समर्थन नहीं किया जा सकता। तो आप ये टॉपिक पढ़िए और इसमें कोई दिक्कत हो तो हम उस पर बात करते हैं। धन्यवाद।